नमस्कार दोस्तों। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं अमर सिंह चमकीला फिल्म को। इसमें चमकीला किरदार दिलजीत दोसांझ ने निभाया है और उनकी पत्नी अमरजोत का किरदार परिणीति चोपड़ा ने निभाया है। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि चमकीला और अमरजोत एक नए गाना गाने पहुंचे हैं और वो जैसे ही गाड़ी में से निकलते हैं सबसे पहले अमरजोत के माथे में गोली लगती है और फिर चमकीले को गोली मार दी जाती है और उनके दो साथियों को भी मार दिया जाता है। कुछ गुंडे अमरजीत चमकीला को मारने के लिए AK-47 लेकर आए थे और उन चारों को मारकर वहां से भाग जाते हैं। सब लोग डर के छिप जाते हैं और हर जगह हम देखते हैं कि सब लोग यही बात कर रहे हैं कि इन लोगों की जान इसलिए ली गई है क्योंकि ये दोनों गंदे गाने गाते थे। पुलिस वाले वहां पर आकर खड़े हो जाते हैं और वो लाशों को हाथ तक नहीं लगाते। फिर चमकीला के ही कुछ आदमी चमकीला, अमरजोत और उनके दो आदमी लाशों को उठाकर ट्रैक्टर में डालकर ले जाते हैं। एक तरफ वो उन लोगों की लाशों को अस्पताल ले जाते हैं और दूसरी तरफ हर जगह यह खबर फैल जाती है कि चमकीला और अमरजोत को जान से मार दिया गया। फिर चमकीला के दो आदमी उन लाशों को उनके घर ले जाने की बात करते हैं और पुलिस वालों से मदद मांगते हैं, लेकिन पुलिस वालों को शायद अमर सिंह चमकीला पसंद नहीं था इसलिए वो मना कर देते हैं। और एक तरफ हम देखते हैं कि चमकीले का एक साथी केसर सिंह टिक्की एक ठेके पर दारू पी रहा होता है और वहां पर जब चमकीले के मरने की न्यूज दिखाई जाती है तब वह सबको बताता है कि उसी ने चमकीले को बनाया है और उसी की वजह से आज वो वहां पर पहुंचा है। लेकिन उसने उसका साथ छोड़ दिया है क्योंकि वह उसे अपने साथ कनाडा वाले शो पर नहीं लेकर गया था। वह सबको बताता है कि चमकीला कारखाने में जराबे बनाता था और वह कहता है कि अगर वो मुझसे ना मिला होता तो आज भी वह जराबे ही बना रहा होता। फिर हमें लुधियाना में 1970 के समय में ले जाया जाता है। उस समय चमकीला टिक्की के पास आया था और उससे काम की मांग करता है क्योंकि वह भी संगीत का काम करता है। वह जिंदे से मिलने के लिए उससे मिन्नतें करता है। जिंदा उस समय का बहुत ही मशहूर सिंगर था और उसके बहुत ज्यादा अखाड़े लगते थे और उसका लोगों में काफी नाम भी था। फिर टिक्की उसको जिंदे से मिलवाता है और जिंदे को उसके लिखे बोल पसंद आते हैं और वह उसका लिखा हुआ गाना अपने अखाड़े में गाता है। फिर जिंदा उससे खुश होकर उसको अपने यहाँ पर साफ सफाई के लिए रख लेता है और जिंदा अमर सिंह चमकीला के लिखे हुए गाने अपने अखाड़ों में गाने लगता है। चमकीला के लिखे हुए गाने बेशक गंदे होते थे लेकिन लोगों को वो बेहद पसंद आते थे। फिर 1978 में चंडीगढ़ में जिंदा का एक शो होता है और जिंदा वहां पर समय से नहीं पहुंचता और लोग काफी भड़के हुए होते हैं और जिसने वह अखाड़ा यानी कि शो ऑर्गेनाइज किया था वह काफी परेशान होता है। फिर टिक्की उसको कहता है क्यों ना हम आज चमकीले को गाने के लिए बोलें। फिर वह ऑर्गेनाइजर चमकीले को स्टेज पर भेज देता है ताकि जब तक जिंदा आए तब तक वह स्टेज को संभाल सके और वह फीमेल सिंगर को उसके साथ गाने के लिए कहता है, लेकिन फीमेल सिंगर कहती है कि मैं किसी सफाई करने वाले के साथ नहीं गाऊंगी, मेरा भी कुछ ओहदा है, लेवल है और मैं उस लेवल को नहीं गिराऊंगी। फिर चमकीला स्टेज पर जाकर गाने लगता है और लोगों को उसका गाना बहुत पसंद आता है। फिर वह फीमेल सिंगर भी इस चीज को देखकर उसके पास जाकर गाने लगती है और फिर जैसे ही जिंदा आता है वह स्टेज पर जाता है तो लोग जिंदे का गाना ना सुनकर चमकीले को बुलाने के लिए कहते हैं। इस बात से जिंदे को अंदर ही अंदर बहुत बुरा लगता है लेकिन वह अपने मरे हुए मन से चमकीले को आगे गाने के लिए भेज देता है। फिर चमकीला और टिक्की जब सुरेंद्र सोनिया के ऑफिस जाते हैं तो वहां उन्हें पता चलता है कि जिंदा उन्हें बिना बताए कनाडा चला गया है और अब उनकी जोड़ी खत्म हो गई है। फिर सुरेंद्र सोनिया का मैनेजर उसे कहता है कि अब नई जोड़ी बनेगी चमकीला और सुरेंद्र सोनिया की और मैं तुम्हारे लिए अखाड़े लेकर आऊंगा। लेकिन चमकीला इस चीज़ के लिए मना कर देता है और कहता है कि जिसने मुझे सिखाया मैं उसकी जगह कैसे ले सकता हूँ। लेकिन फिर सुरेंद्र सोनिया का मैनेजर उसे पैसों का लालच देता है और चमकीला गाने के लिए मान जाता है। फिर चमकीले के बाप को पता चल जाता है कि उसने जुराबे बनाने वाले कारखाने की नौकरी छोड़ दी है और वह जैसे ही घर जाता है उसका बाप उसे पीटने के लिए आगे बढ़ता है और चमकीला उसके सामने एक पैसों का गट्ठर रख देता है और कहता है कि ये देखो, यह मेरी आज तक की कमाई है। चमकीले को बाप को लगता है कि वह एक गलत तरीके से पैसे कमा रहा है लेकिन फिर चमकीला उसे बताता है कि मैं गाने बजाने का काम करने लगा हूँ। फिर उसका बाप भी पैसों को देखकर मान जाता है और चमकीला कहता है कि मैं आज से सिर्फ संगीत का ही काम करूंगा और मैं कोई काम नहीं करूंगा। फिर चमकीला और सुरेंद्र सोनिया मिलकर काफी सारे अखाड़े करते हैं और बहुत से गाने गाते हैं। उन दोनों की जोड़ी काफी हिट हो जाती है। उन दोनों के साथ में काफी सारी एल्बम्स आती हैं और फिर एक दिन चमकीला टिक्की के साथ बाजार में होता है और उसे अपने गाया हुआ गाना एक दुकान पर बजता हुआ सुनाई देता है और उसे यह देखकर काफी खुशी होती है। फिर हमें वापस से वर्तमान का समय दिखाया जाता है और हम देखते हैं किकर और पृथ्वीपाल उन दोनों की लाशों को उनके घर ले आते हैं और जैसे ही वो घर आते हैं उन्हें बाहर पुलिस का सायरन सुनाई देता है और उन्हें पता लगता है कि पुलिस भी वहां पर आ गई है। फिर चमकीला चाहते किकरपाल और पृथ्वीपाल उन पुलिस वालों को देखकर अंदर बुला लेते हैं। फिर वह पुलिस वाले चमकीले की निंदा करने लगता है क्योंकि वह गंदे गाने गाता था। फिर उसके दोस्त पृथ्वीपाल और किकर उनको उसकी स्टोरी बताते हैं और फिर किकर उन्हें सोनिया के साथ हुए झगड़े के बारे में बताता है। वो पुलिस वालों को बताता है कि कुछ पैसों का झगड़ा था और टिक्की और चमकीला दोनों वहां पर बात करने के लिए गए थे और फिर वहां जाकर चमकीला और टिक्की जब अपने हक के पैसों की उनसे मांग करते हैं तो सोनिया का मैनेजर वह सब पैसे देने के लिए मना कर देता है और वह मैनेजर चमकीले को अपने दफ्तर से निकाल देता है। फिर चमकीला रोड पर बैठकर अपना काम चलाता है और वहीं पर बैठकर गाने लिखता और गाता है।
फिर काफी समय बाद चमकीले के लिए एक फोन आता है। फिर चमकीले को अपना खुद का पहला अखाड़ा मिलता है और वह पहले अखाड़े के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करता है और एडवांस में पैसे भी ले लेता है और वह किसी और सिंगर के साथ अपना खुद का पहला अखाड़ा करता है। फिर चमकीले को एक के बाद एक बहुत से अखाड़े मिलते गए और जब सोनिया और उसका मैनेजर कश्मीरी लाल राजस्थान के दौरे से वापस आए तो उन्हें अपने दफ्तर का सारा सामान बाहर रखा मिला और उन लोगों ने जब अंदर जाकर देखा तो उन्हें अंदर चमकीला बैठा मिला और उनका सामान बाहर इसलिए रखा गया था क्योंकि उन्होंने काफी समय से किराया नहीं दिया था, इसलिए उनका दफ्तर खाली करवा दिया गया था और चमकीले को दे दिया गया था। फिर कीकर पुलिस वाले को बताता है कि उसका उस्ताद चमकीला किसी और चीज के लिए परेशान चल रहा था क्योंकि उसे बार बार नई नई लड़कियों के साथ गाना पड़ता था और उससे उसे बहुत ज्यादा नुकसान होता था। उसे एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो हमेशा उसके साथ गा सके और अलग के अखाड़े में वह उसे अपने साथ ले जा सके। कीकर पुलिस वाले को बताता है कि फिर मानक साहब चमकीले को बताते हैं कि मेरे पास एक लड़की है और वह मेरे साथ काफी अखाड़े कर चुकी है और उस लड़की का नाम था अमरजोत। अमरजोत अपने पिता और भाई के साथ चमकीले के दफ्तर पर जाती है। फिर अमरजोत के पिता चमकीले से पूछते हैं क्या तुम्हारे पास काम भी है या ऐसे ही लड़की ढूंढ रहे हो। फिर चमकीला उसे अखाड़ों की लिस्ट दिखाता है लेकिन फिर भी अमरजोत के पिता नहीं मानते। फिर चमकीला उसे वह सब कॉन्ट्रैक्ट्स दिखाता है और उनके साथ मिले पैसे दिखाता है। फिर अमरजोत के पिता यह सब देखकर मान जाते हैं और अमरजोत को उसके साथ गाने के लिए हाँ बोल देते हैं। फिर अमरजोत और चमकीला साथ में रोज रियाज करने लगते हैं। फिर एक दिन अमरजोत और चमकीला दरवाजा बंद करके गाने की प्रैक्टिस कर रहे थे और अमरजोत का भाई वहां पर आता है और दरवाजा खटखटाता है लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता। तो उसे लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं, लेकिन एकदम से चमकीला दरवाजा खोलता है और अमरजोत बहुत से पसीने में होती है और पैर सीधे करके बेड पर बैठी होती है और चमकीला अमरजोत के भाई को कहता है कि बाद में आना और फट से दरवाजा बंद कर देता है और दोनों फिर से गाना गाने लगते हैं। और अमरजोत का भाई जब दोनों को गाते हुए सुनता है तब उसके दिल को ठंडक पहुंचती है और वह वहां से चला जाता है। फिर पुलिस वाला कीकर की बात काटते हुए कहता है कि दोनों जोड़ी हिट हो गई होगी और दोनों ने बहुत से गंदे गाने गाए होंगे और किसी को यह पसंद नहीं आया होगा और किसी ने उन्हें गोली मार दी। लेकिन फिर कीकर बताता है कि उनका सबसे पहला गाना तो कैंसिल हो गया था क्योंकि शादी में गोलियां चल गई थी। कीकर बताता है कि अब तक चमकीले का एक भी अखाड़ा कैंसिल नहीं हुआ था और लोग कहने लगे कि यह अमरजोत ही मनुष्य है इसलिए उसका अखाड़ा कैंसिल हो गया और अमरजोत उसके साथ गाने से मना कर देती है। लेकिन चमकीला उसे समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है और वह कहता है कि हम आगे से इतने अखाड़े करेंगे कि हम संभाल भी नहीं पाएंगे। और फिर अमरजोत उसके साथ गाने के लिए मान जाती हैं और वो लोग फिर से रियाज करने लगते हैं। फिर कीकर कहता है कि अब वो हुआ जो आप कह रहे थे, दोनों ने बहुत से गंदे गाने गाए और दोनों की जोड़ी काफी हिट हो गई थी और दोनों को बहुत से अखाड़े मिल रहे थे। फिर अमरजोत और चमकीले की पहले एल्बम आती है और वह काफी बिकती है। फिर उस समय कलकत्ता में एक म्यूजिक कंपनी ऑफिस हुआ करता था जहां पर उनका नाम पहुंच जाता है और लोग वहां पर उनकी काफी तारीफ कर रहे होते हैं और कहते हैं कि पंजाब की एक मशहूर जोड़ी है जो कि काफी दिनों से चर्चा में। फिर हमें पता चलता है कि अमरजोत चमकीले की तरफ काफी आकर्षित होने लगी थी और वह उसे प्यार भी करने लगी थी। उन दोनों के साथ में और भी बहुत सी एल्बम्स आती हैं और फिर एक दिन अमरजोत और चमकीला साथ में हम बिस्तर हो जाते हैं और उन दोनों में प्यार हो जाता है। फिर एक दिन अमरजोत के पिता कहते हैं कि अब से अमरजोत चमकीले के साथ नहीं गाएगी क्योंकि चमकीला एक कुंवारा आदमी है और कल को इन दोनों के बीच चक्कर चल गया तो अच्छा नहीं होगा। फिर अमरजोत यह बात टिक्की को बताती है और टिक्की कहता है कि ऐसे कैसे चलेगा, जोड़ी टूट जाएगी। और अमरजोत कहती है कि अगर जोड़ी को बचाना चाहते हो तो चमकीला को बोलो मुझसे शादी कर ले। फिर चमकीला अमरजोत से शादी करने के लिए हाँ बोल देता है और अमरजोत अपना सामान पैक करती है और घर से भाग जाती है और फिर चमकीला और अमरजोत की शादी हो जाती है और वो दोनों काफी खुश थे। फिर एक दिन चमकीला और टिक्की जब अपने दफ्तर पर बैठकर दारू पी रहे थे तो गेट पर कुछ गुंडे आते हैं और शटर बजाने लगते हैं और टिक्की कहता है कि यह पक्का अमरजोत के भाई और पिता ने भेजे होंगे। फिर चमकीला टिक्की को बताता है कि यह अमरजोत के घर वालों ने नहीं, गुरमेल के भाई हैं। और जब टिक्की चमकीला से पूछता है कि गुरमेल कौन है तब चमकीला बताता है गुरमेल उसकी पहली बीवी का नाम है। यह सुनते ही टिक्की का सारा नशा उतर जाता है और वह उसे कहता है कि तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तू शादीशुदा है। तब चमकीला कहता है तू होता कौन है जिसे मैं बताऊं कि मैं पहले से ही शादीशुदा था। और चमकीला बताता है कि जब हम पहली बार मिले थे मैं तब से शादीशुदा हूँ। फिर वो दोनों बची हुई दारू में से थोड़ी थोड़ी दारू पीते हैं और जाकर शटर उठाते हैं और उन लोगों से बैठ जाते हैं और आसपास के लोग भी उनकी मदद करने के लिए आ जाते हैं। फिर चमकीले की दूसरी शादी को लेकर उसके गांव की पंचायत बैठती है और चमकीले पर आरोप लगाए जाते हैं कि उसकी पहली शादी होते हुए उसने दूसरी शादी की और यह एक पाप है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और कहा जाता है कि कानून इंसान से ऊपर है तो कानून के हिसाब से यह सब गलत है और चमकीले को इस चीज़ की सजा मिलनी चाहिए। और फिर चमकीले को आगे बुलाया जाता है और चमकीला अपने हक की कुछ बातें बोलता है और कुछ लोग उसके हक में बोलने लगते हैं क्योंकि उसने उन लोगों को खरीद रखा था और कुछ वह उसके मशहूर होने का फायदा उठाता है। तो इन दोनों चीज़ों को लेकर बाकी गांव वाले भी उसकी तरफ ही बोलने लगते हैं। और चमकीला सबको कहता है कि बेशक मैंने दूसरी शादी की हो, मैं अपनी पहली बीवी को हमेशा पैसे भेजता हूँ और उसका ख्याल रखता हूँ और उसका खर्चा भी उठाता हूँ।
फिर चमकीला शाम को सब गांव वालों को दारू पिलाता है और अपनी बीवी को कुछ पैसे देकर वहां से चला जाता है। और फिर वह अमरजोत के पास जाता है और अमरजोत को भी उसकी पहली शादी के बारे में पता चल चुका था और वह उससे नाराज होती है। लेकिन फिर चमकीला कहता है कि ना तो तुम अपनी जगह पर वापस जा सकती हो, ना मैं अपनी जगह पर वापस जा सकता हूँ, तो इससे अच्छा यही है कि हम दोनों साथ रहें और बहुत सारे अखाड़े करें। फिर चमकीला और अमरजोत को इतने अखाड़े मिलते कि उसे संभलते ही नहीं है। उन दोनों के पास बहुत सा पैसा आने लगता है। वो एक बड़ी गाड़ी ले लेते हैं और चमकीले का पिता अपने पड़ोसियों के पास जाकर रोज रात को दारू पीकर चिल्लाता है और कहता है कि मेरे बेटे ने ये कर लिया, मेरे बेटे ने वो कर लिया। और चमकीला अगले दिन जाकर उनके घर माफी मांगता है और कहता है कि आगे से मेरे पिता ऐसा नहीं करेंगे। फिर वो पुलिस वाले अपने बड़े अफसर को बताते हैं कि आजकल टेंट वालों को भी पार्टी नहीं मिलती है अगर उनके पास चमकीले रिकॉर्ड नहीं है। चमकीले का एक एक रिकॉर्ड ब्लैक होता है और कई बार तो चमकीले का एक एक रिकॉर्ड कई पार्टियों में घूम जाता है। ऐसा समय आ गया था कि चमकीले के बिना कोई भी प्रोग्राम नहीं होता था। लोग उसको सुनना बहुत ज्यादा पसंद करने लगे थे और उसके बिना कोई भी प्रोग्राम नहीं करते थे। फिर कीकर बताता है कि जब पंजाब में दंगे हुए थे तब चमकीला और भी ज्यादा मशहूर हो गया क्योंकि सब लोग दुख में डूबे हुए थे और उसे कलकत्ता वाली म्यूजिक कंपनी के बंदे ने बताया कि आजकल सब लोग दुख में डूबे हुए हैं और वो लोग तुम्हें सुनना बेहद पसंद करेंगे, क्योंकि अगर उनको सैड गाने सुनाएंगे तो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएंगे और वह तुम्हारे गाने सुनकर थोड़ा बहुत खुश तो हो जाएंगे। और चमकीला इस बात के लिए मान जाता है और अखाड़े करने लगता है। उस समय पर चमकीले की एल्बम ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और उसकी एल्बम सबसे ज्यादा बिकने वाली एल्बम बन गई थी। और दूसरी तरफ जिंदा और उसके साथियों को उसका इतना मशहूर होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर एक रिपोर्टर चमकीले को इंटरव्यू के लिए अपने पास बुलाती है और चमकीला पृथ्वीराज और कीकर के साथ वहां पर पहुंच जाता है। और जब वह कहती है कि मैं पर्सनल में आपसे बात करना चाहती हूं तो वह कहता है कि नहीं, ये लोग भी साथ में ही रहेंगे। और चमकीला उस रिपोर्टर को कोई भी पर्सनल सवाल पूछने से मना कर देता है। चमकीला उस रिपोर्टर से नजरें नहीं मिला रहा था और पूछने पर वह रिपोर्टर को कहता है कि मैंने कभी किसी लड़की को पैंट शर्ट में नहीं देखा तो इसलिए मुझे अजीब सा लग रहा है। फिर इसके जवाब में वह रिपोर्टर कहती है जब तुम गंदे गाने गाते हो और औरतों के बारे में गंदी गंदी बातें बोलते हो वो सब तुम्हें अच्छा लगता है। फिर चमकीला कहता है कि मैंने शुरू से यही देखा है इसलिए यह सब गाता हूँ और ऐसा नहीं करूंगा तो खत्म हो जाऊंगा, और क्योंकि मैं बहुत छोटा आदमी हूँ और छोटे लोगों को यही सब पसंद आता है क्योंकि वो सब यही चीज देख रहे होते हैं और इसीलिए मैं ऐसा गाता हूँ। फिर केकर बताता है कि उस रिपोर्टर ने उनके खिलाफ बहुत सारे खुंदक निकाली और बहुत सारा जहर उगला। उसने पता नहीं अखबार में क्या क्या लिखा और क्या क्या छापा, जैसे कि अमरजोत और चमकीला एक तरफ से बेशर्मी की सारी हदें पार, चमकीला कर रहा समाज को गुमराह, गांव के पवित्र रिश्तों को मैली चादर पहना रहे चमकीला के दो दो अर्थों वाले दो गाने, और भी पता नहीं क्या क्या छापा गया था। बिंदा के आदमी जब भी किसी अखाड़े में जाते तो वह चमकीला के खिलाफ जहर उगल कर आ जाते और कहते कि हम लोग गंदे गाने नहीं गाते तो हम लोगों को माफ करना। चमकीले के घर वाले और अमरजोत के घर वाले चमकीले की काफी बुराई करते हैं क्योंकि चमकीला गंदे गाने गाता है। अमरजोत की बहनें भी उसे बुला बुरा कहती हैं और कहती है कि लोग तेरे बारे में गंदे गंदे विचार रखते हैं। और अमरजोत के पिता को भी गांव वाले बहुत सुनाते हैं और कहते हैं कि तुम उसे रोकते क्यों नहीं हो। फिर चमकीला जब अमरजोत को लेने जाता है तो उसकी सालियां उसे बहुत सुनाती है और कहती है कि तुझे शर्म नहीं आती तो अपनी बीवी से कैसे कैसे गाने गवाता है। और अमरजोत चमकीला दोनों बातें करते हैं और चमकीला अमरजोत को और गाने गाने के लिए मना लेता है। फिर चमकीला अमरजोत को अपनी बातों में फंसा लेता है और उसे फिर से अखाड़े गाने के लिए मना लेता है और वो दोनों अखाड़ा गाने के लिए निकल पड़ते हैं। फिर पुलिस वाला कीकर को कहता है कि सही बात तो है, लोग सही कह रहे थे, दोनों गंदे गंदे गाने गाते थे और समाज को गंदा कर रहे थे। कौन पति ऐसा है जो अपनी बीवी से गंदे गाने गवाता है। फिर चमकीले का एक साथी इस बात पर भड़क जाता है और उठ खड़ा होता है और बात बातों में कहता है कि हम कौन होते हैं लोगों को ये कहने वाले कि तुम ये सुनो और ये मत सुनो, लोग अपनी मर्जी से सुनते हैं। फिर पुलिस वाला उसको ये कहकर चुप करा देता है कि थोड़े समय रुक जाओ, तुमको सब पता चल जाएगा, और वह चुपचाप वहां पर जाकर बैठ जाता है। फिर चमकीला अमरजोत अपने बच्चे और उसके पिता के साथ वहां से जाने लगता है और वह लड़कियों से बुरे भला कहने लगती हैं। फिर वहां पर बैठी एक बुढ़िया कहती है कि यह सब विचार तो हम सबके मन में आते हैं, बस फर्क इतना है कि हम लोग अपने मन में रखते हैं। और चमकीला गाकर बोल देता। फिर वह बुढ़िया कहती है कि हम औरतें भी तो आपस में गंदे गंदे गीत गाती हैं। और फिर वो सब औरतें गंदा गीत गाने लगती हैं और आपस में हंसने बोलने लगती हैं और उस बात को भूल जाती हैं। फिर चमकीला और अमरजोत फिर से अखाड़े लगाने लगते हैं और उन लोगों का नाम और ज्यादा चढ़ने लगता है। औरतें और मर्द उसके अखाड़ों को इतना पसंद करने लगते हैं कि उन लोगों का जमावड़ा लग जाता है जब भी उसका अखाड़ा लगता है। चमकीला इतना मशहूर हो गया था और उसके गानों को इतना पसंद किया जाने लगा था कि सब औरतें छत पर चढ़ जाती थी और सब लोग उसके गानों को सुनकर नाचने लगती थी और छतें टूट जाती थी। फिर चमकीले के पास एक दिन 2 लेटर आते हैं लेकिन उसे वह सब कुछ समझ नहीं आता। फिर एकदम से चमकीले के दफ्तर के बाहर एक आदमी आता है और अंदर झांकने लगता है। चमकीला छुप जाता है और फिर वह आदमी वहां से चला जाता है। फिर कीकर और पुलिस वाला जब वहां पर बैठे थे तभी वहां पर स्वर्ण सिंह सीबिया आता है और वह सीधा चमकीले की लाश की तरफ चला जाता है। और पुलिस वाले के पूछने पर उसे बताया जाता है कि ये सीबिया जी हैं, अमर सिंह चमकीला जी के साथी।
फिर हमें वापस कहानी की तरफ लाया जाता है और वह आदमी जब शीशे के पास से चला जाता है तब उसके आदमी चमकीला को बताते हैं कि ये शायद यह वही आदमी हो सकता है जिसने चिट्ठी डाली थी। चमकीला यह सब सुनकर काफी डर जाता है। फिर किकर उस आदमी के पीछे जाता है और वह उस आदमी को एक औरत को कहते हुए यह सुन लेता है कि वह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से है, लेकिन किकर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बारे में नहीं पता था। तो वह सीधा चमकीले को जाकर यही बताता है कि वह आदमी डिपार्टमेंट से है, वह आदमी सीबीआई होता है। और चमकीला उसके पास जाता है और उसे कहता है कि ये लीजिए पैसे और मुझे छोड़ दीजिए। फिर वह आदमी उसे बताता है कि मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हूँ, क्या तुम्हें इन सब पैसों का हिसाब है और तुमने टैक्स भरा है। लेकिन चमकीले को इनकम टैक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था और वह कहता है कि इन पैसों को जल्दी अंदर रखो वरना मैं तुम्हें जेल में भी डलवा सकता हूँ। फिर वह सीबीआई को वो 2 लेटर दिखाता है जो उसके पास आए थे और सीबीआई उसे बताता है कि ये इसमें तुम्हारे लिए चेतावनी लिखी है कि अगर तुमने गंदे गाने गाने नहीं छोड़े तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। फिर सीबीआई पुलिस अफसर को बताता है कि उसने चमकीले की मीटिंग फिक्स कराई 1985 में अमृतसर में उन बड़े लोगों के साथ जो कि धर्म की रक्षा करते थे। फिर वो लोग चमकीले से वादा लेते हैं कि वो आज के बाद गंदे गाने नहीं गाएगा और चमकीला भी वादा कर देता है। फिर चमकीला उनसे माफी मांगता है और गुरुद्वारे में माथा टेक कर अपने दफ्तर में वापस आ जाता है और दफ्तर में अपने बाकी साथियों को कहता है कि आज मैंने एक फैसला किया है, मैं आज से धार्मिक रिकॉर्ड्स बनाया करूंगा। लेकिन उसके साथियों को उसकी यह बात बिल्कुल भी समझ नहीं आई। फिर पुलिस वाले को पता चलता है कि नाम जपले चमकीले का गीत है और वह सब सुनकर चौंक जाता है और कहता है कि मुझे लगा ही था कि यह चमकीले की आवाज़ है, लेकिन मैं पक्का कंफर्म नहीं था। फिर सीबीआई पुलिस वाले को बताता है कि उसके आज तक के एल्बम सबसे ज़्यादा बिकने वाले एल्बम थे, लेकिन उसका पहला धार्मिक रिकॉर्ड नाम जपले ने उसके पिछले सारे एल्बम्स के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। और वह बताता है कि उसके धार्मिक रिकॉर्ड भी ब्लैक होने लगे थे, वो भी 3-4 गुना दाम पर। और फिर वह एक गाने का नाम बताता है और कहता है कि यह जो गाना जो चमकीले ने गाया है वह मेरा लिखा हुआ है। फिर जब चमकीला अपने अखाड़े करने लगा तो लोग फिर से उसके पुराने गानों की मांग करने लगे, लेकिन चमकीला उन गानों गाना छोड़ चुका था। लेकिन जब जनता ज्यादा मांग करने लगी तो वह जनता को मना नहीं कर पाया और वह फिर से गंदे गाने गाने लगा। फिर चमकीले गंदे गानों लेकर उसे फिर से धमकियां मिलने लगी और उसे कहा जाता था कि तुम यह सब बंद कर लो वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। लेकिन चमकीले को इनकी बातों से फर्क नहीं पड़ता था और चमकीला अखाड़ों में जो गानों की मांग होती थी वह गाने गाता था। फोर्स वालों की भी चमकीले पर कड़ी नजर थी और पुलिस में चमकीले को बुलाया जाता है ताकि उसे चेतावनी दी जा सके। और पुलिस वाला उसे कहता है कि तुम्हारा आतंकवादी के साथ क्या संबंध है, तुम क्यों उनके लिए गाने मनाते हो। और वह कहता है कि तुम्हें इस बार चेतावनी देने के लिए बुलाया गया है, आगे से ध्यान रखना। और वह उसे जाते जाते कहता है कि तुम्हारा जो आतंकवादी के साथ मेल मिलाप चल रहा है उसे खत्म कर दो वरना तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। फिर चमकीला कहता है कि वो लोग भी मुझे यही कहते हैं कि तुम्हें जान से मार देंगे और आप भी ऐसा ही कह रहे हैं, क्यों ना आप दोनों आपस में फैसला कर ले और कोई मुझे जान से मार दे। फिर पुलिस वाला कहते हैं कि तुम मौका तो मिलने दे तो ये जान से अपने आप मार दूंगा, तो अब यहाँ से चला जा और ये नौटंकी अपने अखाड़ों के लिए बचा कर रख। फिर चमकीला अपने दफ्तर में बैठा कुछ सोच रहा था, तभी वहां पर किकर आता है और उसे बताता है कि एक फिल्म प्रोड्यूसर आया था और आपका गाते हुए एक शॉट लेना चाहता है, लेकिन मैंने उसे भेज दिया। लेकिन चमकीला किकर से कहता है कि उसे वापस बुलाओ क्योंकि मैं शुरू से ही एक्टर बनना चाहता था और बड़े पर्दे पर को देखना चाहता था। फिर एक दिन चमकीला के घर 3 आतंकवादी आते हैं और वह उसकी तारीफ करते हैं। फिर वो उस कंधे पर बंदूक तान देते हैं और उसे कहते हैं कि ये गंदे गाने गाने बंद कर दे। फिर चमकीला उन्हें कुछ पैसे देता है और कहता है कि अभी आप लोग यहाँ चले जाइए और किसी को बताइएगा मत कि मैंने आपको पैसे दिए हैं वरना मुझे उन लोगों को भी पैसे देने पड़ेंगे। और फिर वो आतंकवादी वहां से चले जाते हैं। फिर अमरजोत चमकीले से कहती है कि हम गाना गाना बंद कर देंगे, लेकिन चमकीला कहता है कि हम थोड़ा बहुत गा लेते हैं क्योंकि अभी हमारा समय चल रहा है और फिर जब हमारा समय चला जाएगा तब हमें कोई नहीं पूछेगा, तो अभी अगर हमारा समय है तो हमें पैसा कमा लेना चाहिए। और फिर अमरजोत गाना गाने के लिए मान जाती है और वो दोनों फिर से अखाड़े करना शुरू कर देते हैं। फिर चमकीला इतना मशहूर हो जाता है कि वह विलायत में बहरीन में भी अपना अखाड़ा करने जाता है। फिर सीबीआई पुलिस वाले को बताता है कि चमकीला जब कनाडा शो करने गया तो वह टिक्की को नहीं लेकर गया क्योंकि टिक्की पैसे के पीछे पागल होने लगा था। फिर सीबीआई बताता है कि उसके बाद से टिक्की ने और चमकीले ने कभी भी साथ में काम नहीं किया। फिर जब चमकीला और अमरजोत 1987 में कनाडा में शो करने गए थे तो उन्हें शो के बाद उन्हीं गुरुओं के पास ले जाया जाता है जिन्होंने उसे समझाया था कि गंदे गाने गाने बंद कर दो। वहां पर 4 लोग बैठे होते हैं और उनमें से एक आदमी चमकीले को कहता है कि पहली बात तो ये समझ लो कि हम लोग उनमें से नहीं जो चेतावनी देंगे, हमें जो करना होगा हम चुपचाप कर देंगे और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। और फिर वो लोग उसे कहते हैं कि तुम्हें आज 4 वादे करने होंगे और ये मत सोचना कि तुम इंडिया जाकर हमसे बच जाओगे, तुम जहाँ जाओगे हमें आगे ही पाओगे। फिर चमकीला कहता है कि ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मैं ही ऐसे गाने लिखता हूँ, पंजाब का लगभग हर कलाकार ऐसे गाने गाता है और वो सब मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, इसलिए मुझे रास्ते से हटाने के लिए हथकंडे अपना रहे हैं। फिर चमकीला कहता है कि मैंने तो कोई भी नया गाना नहीं बनाया और गुरु कहते हैं कि लेकिन गाए बहुत हैं। लेकिन चमकीला कहता है कि जब लोग मांगेंगे वही तो मुझे गाने वहीं पड़ेंगे। फिर वो गुरु कहते हैं कि हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे और तुम्हें आज 4 वादे करने होंगे।
और वो लोग चमकीले को कहते हैं कि अगर तुमसे ऐसा नहीं हो रहा तो गाना बजाना छोड़ दो और अपना और कोई काम देख लो। और वो लोग कहते हैं कि हम धर्म के नहीं समाज के रक्षक हैं और तो हम तुम्हें समाज को गंदा नहीं करने देंगे। फिर वो लोग चमकीले से वो 4 वादे लेते हैं, जिनमें पहला वादा था कि तुम आज से ऐसे गंदे गीत नहीं गाओगे, दूसरा वादा यह है कि तुम शराब पीना छोड़ दोगे, और तीसरा वादा यह है कि तुम मांस मिट्टी खाना छोड़ दोगे, और चौथा वादे में गुरुजी कहते हैं कि मैंने सुना है तुम्हें बीड़ी पीने का बहुत शौक है, तुम्हें आज से बीड़ी पीना भी छोड़ना होगा। फिर चमकीला वहां से हाथ जोड़कर चला जाता है और गाड़ी में बैठते ही बीड़ी जला लेता है और उसे उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर सिविया कहता है कि उस दिन मुझे पता चल गया था कि चमकीला पागल हो चुका है और उसे मौत से डर नहीं लगता है। फिर सिविया ढक्कन के बारे में बताता है, जो कि चमकीले या फुटपाथ के दिनों का आदमी था, उसने भी उसके साथ काम करना बंद कर दिया था। चमकीला पंजाब में और ज्यादा बदनाम हो रहा था और उसके खिलाफ बहुत सारी बुरी बुरी खबरें छप रही थी, जैसे कि चमकीला समाज में जहर फैला रहा है, चमकीले को समाज का दुश्मन बताया जाने लगा और उसे बेशरम बताया जाने लगा और कहया जाने लगा कि उसने कहा है वह किसी से नहीं डरता, उसे जान से मार देना चाहिए। फिर एक दिन चमकीले के दफ्तर के बाहर चमकीले की गाड़ी पर कुछ लोग गोली चला जाते हैं और फिर सिविया चमकीले को कहता है कुछ दिन पंजाब से बाहर रहो, यहाँ बहुत खतरा है, मगर पंजाब वापस नहीं आओगे तो लोग कुछ दिन में भूल जाएंगे और फिर से सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन चमकीला कहता है कि अगर मैं वापस नहीं आया तो कोई दूसरा चमकीला खड़ा हो जाएगा और लोग मुझे भूल जाएंगे और हम बर्बाद हो जाएंगे। फिर सिविया चमकीले को कहता है कि इतना आसान नहीं है कि कोई तुम्हारी जगह ले ले, तुम्हारी जो चेतावनी मिल रही है कोई इसकी आड़ में किसी पेशेवर कातिल को पैसे देकर तुम्हें मरवा देगा और तुमसे दुश्मनी निकलवा लेगा, तो अच्छा यही है कि तुम वापस ना आओ। फिर चमकीला कहता है कि यही वक्त है, क्योंकि लोग मुझे सुन रहे हैं और अगर मुझे मरना होगा तो मैं मर के रहूंगा, चाहे वो गोली मुझे कहीं से भी लगे। फिर चमकीला अमरजोत को कहता है कि तुम्हें मुझसे अलग रहना चाहिए वरना तुम भी साथ में मारे जाओगे, तुम्हारे पास एक बच्चा है और दूसरा होने वाला है। लेकिन अमरजोत उसकी एक नहीं सुनती और वह उसके साथ ही रहने की बात करती है। वो दोनों इतना सब होते हुए भी निडर होकर फिर से अखाड़े करने लगते हैं। इसी बीच चमकीले घर वाले भी उसे समझाते हैं कि ये सब छोड़ दो वरना जान से मारे जाओगे, लेकिन वह उनकी नहीं सुनता और वह अपने काम में लगा रहता है। वह टिक्की को भी मनाने की कोशिश करता है लेकिन टिक्की नहीं मानता। फिर चमकीला और अमरजोत एक अखाड़ा करके दूसरे अखाड़े की तरफ जाते हैं और वो लोग जैसे उस अखाड़े में जाते हैं पहले चमकीला उतरता है और फिर अमरजोत उतरती है और अमरजोत को उतरते ही उसके माथे में गोली मार दी जाती है और चमकीले को भी गोलियों से भून दिया जाता है और उनके साथ में उनके जो 2 साथी थे उनको भी गोली मार दी जाती है। किसी को यह नहीं पता लगता कि वह गोली मारने वाले कौन थे और कहां चले गए। और हम लोग फिर से वर्तमान में आते हैं जहां पर चमकीले की फैमिली और अमरजोत की फैमिली उनकी लाशों को देखने के लिए आती है और अमरजोत के घर वाले आते ही पूछते हैं किसी ने कमरे को छेड़ा तो नहीं, और वो दोनों कमरे में घुस जाते हैं और दरवाजा अंदर से बंद कर लेते हैं। फिर चमकीले की पहली बीवी गुरनैल आती है और अमरजोत के माँ बाप को सुनाने लग जाती है, जो कमरे के अंदर जाकर कमरा अंदर से बंद करके बैठे थे। उसे लग रहा था वो लोग सारे गहने और पैसे लेकर जा रहे हैं, लेकिन इस बात का आज तक किसी को पता नहीं चला कि वो दोनों कमरे में क्या करने गए थे। वहीं पर जिंदा ही बैठा होता है जिसकी एक टांग टूटी हुई है और गुरनैल उसे भाई बोल रही होती है। फिर जब उन लोगों का अंतिम संस्कार हो रहा था तो वहां पर एक न्यूज रिपोर्टर आता है और सब लोगों की फोटो उतारने लगता है और फिर अंतिम संस्कार के समय उनसे रोक दिया जाता है और उन दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। हमें उस रिपोर्टर के द्वारा खींची गई सारी असली तस्वीरें भी साथ साथ में दिखाई जाती हैं। फिर उस इंस्पेक्टर को भी चमकीले के मरने का दुख होने लगा था, क्योंकि वह भी अपनी जेब में चमकीले की कैसेट रखता था। फिर जब सारे रिपोर्टर्स हेडक्वार्टर जाकर पुलिस वाले से पूछते हैं कि अब तक चमकीले को इंसाफ क्यों नहीं मिला और चमकीले को मारने वाले लोगों को पकड़ा क्यों नहीं गया, फिर पुलिस वाला कहता है कि ऐसे बहुत से लोग पंजाब में मरते रहते हैं, क्या पता किसने किसको मार दिया। फिर रिपोर्टर कहते हैं कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, क्या आपको पता है कौन मरा है? अमर सिंह चमकीला मरा है, पंजाब का सबसे बड़ा सिंगर। फिर पुलिस वाला रिपोर्टर्स को कहता है कि आप भी तो कुछ दिन पहले उसके बारे में बुरा बुरा छाप रहे थे, अब आपको वो इतना अच्छा लगने लगा क्यों? मरने के बाद सबको सब अच्छे लगने लगते हैं। फिर जब पुलिस वाला अपने घर जाता है तो उसे सुनाई देता है कि उसका बेटा भी चमकीले गाने सुन रहा है और वो पुलिस वाले के उसके कमरे में जाते ही वह गाने बंद कर देता है, लेकिन वह अपने बेटे से कहता है कि जब भी मन करे इसके गाने सुनने का तुम सुन सकते हो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिर चमकीले का फिल्म में जो सीन लिया गया था वह थिएटर में लगता है और सब लोग उसे देखने के लिए भीड़ जमा कर लेते हैं और उसका सीन आते ही सब लोग वहीं पर नाचने लगते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि उसका बड़ा बेटा जयमान भी चमकीले की तरह कपड़े पहनता है और शोज में उसी के गाने गाता है। उनका छोटा बेटा भी उनके बिना नहीं जी सका और वह मर गया, वह बस 15 दिन का था। केसर सिंह टिक्की को लगता है कि उसी की बद्दुआ की वजह से चमकीला मारा गया और वह आज भी उसी की कहानियां बताता रहता है। कुछ सालों बाद चमकीला के पिता की दारू की वजह से मौत हो गई और वो यही दावा करते रहे कि चमकीला जिंदा है। स्वर्ण सिंह सीबिया ने 2 जनवरी 2023 तक
तक, अपनी अचानक से मृत्यु तक अपनी सरकारी नौकरी जारी रखी। प्रीतिपाल सिंह दक्कन और कलाकारों के साथ गाने करते करते जिए और किकर धालीवाल आज भी गायक बनने की कोशिश में है। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी बताई किसी फिल्म का एक्सप्लेनेशन करूं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।